हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग लूसेंट की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक जो है परमाणु संरचना। इससे पहले आप लोग प्लेलिस्ट नहीं चेक किए हैं तो जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट चेक किया वहाँ कीजिए। वहाँ पे आप लोग को बायोलॉजी कंप्लीट मिल जाएगा, फिजिक्स भी कंप्लीट मिल जाएगा और भी केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं हम लोग, तो इसके भी 2 पार्ट्स हो गए हैं। और आज का टॉपिक है परमाणु संरचना। तो चलिए इसको हम लोग समझते हुए पढ़ेंगे। परमाणु संरचना क्या होती है, परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होता है, अवगाद्रो संख्या क्या होती है, इत्यादि के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। परमाणु संरचना में सबसे पहले आती है परमाणु, जो इसके नाम पे ही है परमाणु संरचना, अर्थात परमाणुओं का बना हुआ है। तो जो परमाणु संरचना परमाणुओं का बना है, जिसको इंग्लिश में एटम कहा जाता है, तो परमाणु क्या होती है। तो चूंकि परमाणु तत्व का वह छोटा से छोटा कण होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो ये नोट करने वाला पॉइंट है कि जो परमाणु होता है, जो एटम होता है, वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। परमाणु जो होती है वो उदासीन होती है, विद्युत के प्रति वो उदासीन बिहेव शो करती है अपना। अणु मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल या अणु किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का वह छोटा से छोटा कण होती है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है, उसको अणु कहलाता है। अर्थात कोई तत्व है, कोई यौगिक है, उसका सबसे सूक्ष्मतम कण जो होती है उसको अणु कहा जाता है। और इस अणु के अंदर बहुत सारे परमाणु होते हैं, लेकिन परमाणु जो होते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत सारे परमाणु मिल करके अणु बनाते हैं। परंतु पदार्थ का सिर्फ यही एक इकाई है, सबसे छोटा इकाई है जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु भार क्या होती है, एटॉमिक वेट क्या होता है, तो किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करता है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान या फिर हाइड्रोजन का 1.008 भाग द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। अर्थात यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि किसी भी तत्व का परमाणु भार क्या होती है, तो एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है। क्योंकि परमाणु भार हम कैसे मेजर करेंगे, जब तक किसी एक स्टैंडर्ड मान नहीं होगा परमाणु भार का, उसे कंपेयर करेंगे। कोई भी चीज को मापने के लिए कंपेयर ही तो किया जाता है ना, उसका ओरिजिनल कैसे पता किया जाएगा। तो क्या, क्योंकि ये दैवीय शक्ति तो कोई है नहीं कि किसी भी चीज का ऑलरेडी सब कोई मेजरमेंट है, तो किसी एक को मान लिया जाता है इसकी इकाई। कोई भी एक तत्व मान लीजिए उसका कुछ वेट होगा, उस तत्व के वेट को उसका इकाई मान लिया जाता है। अब इसी के सापेक्ष में कोई वस्तु 2 गुना है, कोई 4 गुना भारी है, कोई 3 गुना है, तो उसका मल्टीप्लाई करके उस सेट में पता किया जाता है कि उसका आखिर वेट कितना है, परमाणु का भार कितना है। तो यहाँ पे इकाई के रूप में किसको माना गया है, तो यहाँ पे इकाई के रूप में कार्बन को लिया गया है और फिर हाइड्रोजन को लिया गया है। तो कार्बन का कितना वजन, क्योंकि कार्बन का तो बहुत ज्यादा कार्बन लेंगे तो बहुत वजन होगी, हाइड्रोजन का भी सेम है, तो उसके किस भाग को इकाई माना जाएगा। तो कार्बन हाइड्रोजन के किस भाग को इकाई माना जाएगा, वही यहाँ पे दिया है कि कार्बन के बहुत सारे क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं, समस्थानिक होते हैं। ठीक, तो उन समस्थानिकों में से एक है कार्बन 12। तो कार्बन के अंदर भी बहुत सारे उसकी होती हैं, बहुत सारे प्रकार के कार्बन होते हैं। तो कार्बन 12 प्रकार का जो कार्बन होता है, उस परमाणु का 1/12 भाग का जो द्रव्यमान, मतलब C12 है, उसका कुछ वेट होगा। तो इसका वेट का 1/12 भाग, मान लीजिए इसका वेट 1 ग्राम है, तो 1/12 भाग, इसका 1/12 भाग जो होगा वही सभी तत्व, सभी यौगिक के परमाणु भार के लिए इकाई का कार्य करेगा। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का भी जो वेट है वो कितना लिया गया है, तो 1.008 भाग। तो हाइड्रोजन का जितना भी होगा उसका 1.008 भाग जो निकाला जाएगा, उसका द्रव्यमान से कितना गुना भारी है, इस आधार पे किसी भी तत्व का परमाणु भार निकाला जाता है।
अणुभार क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होती है, अणुभार या फिर मॉलिक्यूलर वेट क्या होती है, तो किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। तो अणुभार भी वैसे ही निकाला जाता है जैसे परमाणु भार निकाले जाते थे। तो अणुभार भी जो इकाई माना गया है, इकाई किसको माना गया है, तो कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग से को इकाई माना गया है। तो चूंकि इकाई से ही कंपेरिजन होगा, चाहे कोई भी परमाणु भार, अणु भार, कोई भी भार निकालना है, तो इसीलिए अणुभार भी कह रहा है कि यहाँ पे एक कार्बन 12 के जो आइसोटोप है इसके परमाणु के 1/12 भाग से ही निकाला जाता है कि कितना गुना वो ज्यादा भारी है अणुभार। नेक्स्ट कह रहा है पॉइंट कि आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो जॉन डाल्टन ने दिया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु जो होती है वो यौगिकों को बनाने के लिए लघु पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। इसके कहने का अर्थ ये है कि कोई भी यौगिक बन रहा है, जैसे कि मान लीजिए हमारा NaCl ही है, सोडियम क्लोराइड ही है, नमक ही है, तो इसमें क्या हुआ, एक हो गया सोडियम, एक हो गया क्लोराइड, ठीक। तो वही कह रहा है कि इनका एक फिक्स है, एक एक जो नंबर है ये पूर्ण संख्या है, जो नंबर है ये पूर्ण संख्या है। तो दोनों जैसे यौगिक यहाँ बोला कि यौगिक बनाने के लिए पूर्ण संख्या के अनुपात में ही परमाणु संयोजित होते हैं। चाहे NH4 कोई भी ले लेते हैं हम लोग, MgSO4, तो किसी का 1 किसी का 4, तो ये पूर्ण संख्या ही तो है, उसी अनुपात में ये संयोजित होते हैं। जॉन डाल्टन के अनुसार था ये कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होती है, मोल कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट है। तो मोल कंसेप्ट, एक मोल किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही है जितनी शुद्ध कार्बन 12 जो आइसोटोप है इसके ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। कहने का अर्थ ये हुआ कि मोल क्या होती है, बोला जाता है ना किसी पदार्थ की जो मूल इकाई है वो क्या, उसको मेजर किस में किया जाता है, मोल में। जैसे वजन को केजी में, दूरी को मीटर में, सबका एक मेजरमेंट होती है। उसी तरह से किसी पदार्थ है तो उसको किस में मेजर होगा, उसकी इकाई क्या होती है, तो मोल होती है, ठीक। तो मोल चूंकि इकाई होती है ताकि मोल का कोई वैल्यू होगा और सबके लिए वो मतलब मान्य होगा, सारे पदार्थों पे वो लागू होगा। तो मोल का कोई वैल्यू निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो मोल का वैल्यू क्या होगा, तो चूंकि यहाँ पे हर केस में चाहे परमाणु भार निकालना हो, मोल या कोई भी परमाणु की चीज निकालना हो, इकाई किसको माना गया है, तो कार्बन के जो 12 नंबर का आइसोटोप है उसको माना गया है, ठीक। तो यहाँ भी कार्बन 12 आइसोटोप ही लिया जाएगा जो कि इकाई है। परंतु अब इसके पहले हम लोग इकाई क्या मान रहे थे कि कार्बन 12 आइसोटोप के जो वजन होगी उसका वजन का 1/12 भाग को इकाई माना गया था, कि जो 1/12 भाग में वजन होगा उसी से क्या किया जाएगा कि और बाकी जितने भी तत्व पदार्थ होंगे उनको उनकी भार को मेजर किया जाएगा। और 1/12 इसलिए यहाँ पे कहा गया है क्योंकि एक जो कार्बन होती है ना, कार्बन परमाणु आइसोटोप, उसका वजन 12 ग्राम होती है, ठीक। उसका एक मोल का मान 12 ग्राम होती है, अर्थात 12 ग्राम होती है। तो चूंकि किसी का कितना गुना निकालना है तो अगर हम 1 ला दे कैसे भी करके तो हमें आसानी होगी, ठीक। तो अब 1 लाने के लिए 12 ग्राम इसका वजन है तो इसमें 12 से भाग दे देंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है हमेशा कि इसको इकाई 1/12 मान लिया गया है, क्योंकि इसका 12 ग्राम वजन है, 12 से भाग देंगे तो 1 ग्राम हो जाएंगे। तो 1 ग्राम से किसी का भी पदार्थ का भी तुरंत आसानी से उसका वेट निकाला जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या कह रहा है कि चूंकि इसका वजन जो होती है 12 ग्राम हो रही है, ठीक, एक मोल में, अर्थात जब 12 ग्राम इसका जो इकाई है इसका 12 ग्राम लेंगे, यहाँ पे कह रहा है कार्बन 12 आइसोटोप का जब 12 ग्राम लिया जाता है वजन करके, मान लीजिए कार्बन यहाँ पे 12 है बहुत सारा, उसमें से हम 12 ग्राम निकाल लिए, ठीक। तो 12 ग्राम जब निकाल लिए तो उसमें ना काउंटिंग होगी। अब 12 ग्राम निकालने के बाद उसमें कितने परमाणु हैं, तो उसमें कितने परमाणु है इसकी काउंटिंग की जा रही है। तब इसकी काउंटिंग की जाएगी तो इसका वैल्यू आएगा, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 6.022 गुणे 10 की पावर 23। तो इतने परमाणु होते हैं 12 ग्राम में, कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में इतने परमाणु होते हैं।
तो ये जो परमाणु होते हैं ना, इतने सारे परमाणु होते हैं, यही होती है मोल संख्या, मोल का मान। अर्थात कि कोई भी पदार्थ अब दुनिया का लिया जाएगा तो उसमें एक मोल का किसी भी निश्चित सूत्र वाले पदार्थ की वह राशि होती है जिसमें इस पदार्थ के इकाई सूत्र की संख्या उतनी ही होती है। अर्थात कहने का ये है, मतलब इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। इसके कहने का अर्थ ये है कि जो ये नंबर है ना, अवगाद्रो मान जिसको इसको कहा जाता है, मोल का इस संख्या जो है, तो इतना संख्या जितने ग्राम में आएगा, किसी भी पदार्थ के जितने ग्राम में, जितने मतलब कोई भी, जैसे कि नमक ही हो गया, तो नमक का कुछ हम लोग भाग उठा लिए, कुछ भाग इतना सारा यहाँ पे उठा लिए, ठीक। तो इसमें इतना परमाणु का संख्या काउंट होगा। तो मतलब इतने भाग में इतना परमाणु इसका आ गया, तो यही इसका जो है वेट है, मतलब जो इसका जितना ग्राम होगा ये वही इसकी मोल संख्या हो जाएगी। अर्थात कि किसी भी दुनिया के पदार्थ में जो होती है उसकी मोल संख्या में, एक मोल में परमाणुओं की संख्या इतना ही होती है, क्योंकि इतना संख्या के आधार पे ही उसका मोल का मान, एक मोल का मान निकाला जाता है। तो सब चीजों में आप समझ आ गई होगी कि सारे जितने भी दुनिया के पदार्थ हैं सब में ये नंबर जो होती है, परमाणुओं की संख्या जो होती है वो समान होती है, इसीलिए उसको सबकी इकाई मोल होती है। मोल इकाई का मान क्या होती है, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू निकाला गया है साइंटिफिक तरीके से, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु की संख्या। तो जो ये कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में, 12 ग्राम को हम लोग एक मोल बोल सकते हैं कार्बन का, तो एक मोल में इतने परमाणु हैं, तो इसीलिए इस जो है ये संख्या जो है परमाणुओं की संख्या है, इसको अवगाद्रो संख्या के नाम भी दिया गया है, क्योंकि कोई भी तत्व होगा उसमें मोलों की, एक मोल में संख्या होगी परमाणुओं की, इतना ही अवगाद्रो संख्या के ही बराबर होगी। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट है मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक होती है। मोल संख्या एवं द्रव्यमान दोनों का प्रतीक होती है। सन 1900, क्योंकि द्रव्यमान से ही कनेक्टेड है ना, देखिए यहाँ 12 ग्राम में ही था इतना, तो इतना हम किसी भी तत्व का लेंगे परमाणु, तो उसका द्रव्यमान होगा, तो वही उसकी इकाई मोल होगी। सन 1967 में मोल को इकाई के रूप में स्वीकार फाइनली कर लिया गया था। 20वीं शताब्दी में आधुनिक खोजों के परिणाम स्वरूप जे थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक इत्यादि वैज्ञानिकों नए आए और इन लोगों ने सिद्ध कर दिया कि परमाणु जो होती है वो भी विभाज्य होती है, जो कि अब तक चला आ रहा था कि परमाणु विभाज्य नहीं होती है, तथा ये जो परमाणु है ये मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। अभी तो और भी बहुत सारे धीरे धीरे चीजें आ रही हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्रमुख मूल कणों के अभिलक्षण, प्रमुख मूल कणों के क्या क्या अभिलक्षण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप सब लोगों को पता है जो परमाणु होती है वो 3 भागों में टूटा हुआ है मुख्यतः, और भी हैं लेकिन ये मुख्य हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलके बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सिर्फ ये तीनों से नहीं बना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, ये ज्यादा मिलके। यहाँ पे हम लोग मात्र 3 ही पढ़ रहे हैं, परंतु अब तक 17, याद कर लीजिएगा, अब तक 17 जो है इस प्रकार से मूल कणों की खोज हो चुकी है। 17 मूल कण ऐसे हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, बहुत सारे हैं ना, इस प्रकार से अब तक 17 की खोज हो चुकी है, आगे भी खोज जारी है। तो इन 17 में से जो ये 3 प्रमुख है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इनका प्रतीक क्या होती है, इनके आवेश क्या हैं, इन पे द्रव्यमान कितनी है, AMU जो मेजरमेंट है उसमें कितना द्रव्यमान होती है, और इसकी खोजकर्ता कौन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो याद करना है कैसे भी करके इसको। तो इलेक्ट्रॉन जो होती है, इलेक्ट्रॉन पे चूंकि ऋणात्मक होती है, तो ये सबको पता होना चाहिए कि -1 इस पे आवेश होती है। वहीं जो प्रोटॉन है उस पे प्लस होती है क्योंकि वो पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो होती है वो तो जो इलेक्ट्रॉन होती है यहाँ पे ये 0 दिया हुआ है, 1 1, तो ये 0 1 1 क्या होती है, एक तरह से बारियन संख्या होती है, जिसको हम लोग को नहीं पढ़ना है, हम लोग को जरूरत भी नहीं है, तो बस इसको याद कर लेना है कि इलेक्ट्रॉन पे 0 होती है,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे 1 1 होती है, ये बारन संख्या होती है। और जो नीचे है -1 +1 है 0, तो यह इसका आवेश है, इसको आवेश को डिनोट करता है। द्रव्यमान क्या होती है, द्रव्यमान का वैल्यू हम लोग याद कर लेंगे इसका। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1095 गुणे 10⁻⁻28 ग्राम। फिर से इसको पढ़ेंगे 9.1095 गुणे 10⁻⁻28 ग्राम। ऐसे याद कर लेंगे, कैसे करेंगे याद, तो 9.1095 गुणे 10⁻⁻28 ग्राम। द्रव्यमान यहाँ पे एमयू है, तो एमयू का भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछता है, अब मैं भी पूछ दे, वो अलग चीजें हैं। तो 0.005486 और इसकी खोज करता है जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है, जे थॉमसन। प्रोटॉन जो होती है उसके द्रव्यमान और फिर न्यूट्रॉन के द्रव्यमान एक बराबर होते हैं। इनकी बारन संख्या भी यहाँ 1 1 बराबर है, बस इन पे चार्ज जो होते हैं, आवेश जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इनके द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान है 1.67 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ भी 1.67 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, -26, यहाँ 49 है, अर्थात कि प्रोटॉन थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा न्यूट्रॉन से हल्का होता है। द्रव्यमान एमयू में है प्रोटॉन का 1.00733 और यहाँ पे 1.00872। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन किए थे और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक 1932 में किए थे। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन किए हैं और फिर न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया है 1932 में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिल्कन ने किया है। किसने किया है, तो मिल्कन ने किया है। और यह मिल्कन ने किस पे किए थे इन्होंने, तो यह तेल की बूंद पर प्रयोग किए और उस प्रयोग के दौरान ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश का खोज किए थे। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को किसने खोजा, तो इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव करता है, इसकी तरंग प्रकृति क्या है, इसके तरंग का नेचर क्या है, इसकी खोज डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने किया था। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किए थे। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो पॉजिट्रॉन की खोज किए हैं एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किए हैं एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर विशिष्ट मूल कण बोसॉन का नाम रखा गया। तो भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बसु और इन्हीं के नाम पे विशिष्ट मूल कण जो है उसका नाम बोसॉन रखा गया था। निश्चय कि लगभग द्रव्यमानहीन एवं आवेशहीन कण न्यूट्रिनो की खोज पॉली ने कब किए थे, तो यह 1930 में इन्होंने किया था। और इसमें प्रचक्रण होता है, जो न्यूट्रिनो होती है इसमें प्रचक्रण होता है। न्यूट्रिनो की खोज पॉली नामक साइंटिस्ट ने 1930 में किए थे। और जो न्यूट्रिनो होती है इसमें तो 0 आवेश होती है, 0 द्रव्यमान होती है, ना तो आवेश ना तो द्रव्यमान न्यूट्रिनो में होती है। नेक्स्ट है पॉइंट हम लोग का, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है। तो जो जॉन डाल्टन थे जिन्होंने सबसे पहले परमाणु की संरचना के बारे में बताया था, तो इनका परमाणु सिद्धांत क्या कहता है। तो इनके अनुसार कभी कभी पूछ देता, अभी भी पूछा था, इस बार भी क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में। तो इनके अनुसार जो है वो परमाणु जो होती है अविभाज्य होती है। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होती है, परंतु बाद में इसको रदरफोर्ड, थॉमसन और फिर चैडविक ने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज करके प्रूफ कर दिए थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, यह अविभाज्य नहीं है। भिन्न भिन्न तत्वों में भिन्न भिन्न द्रव्यमान होती है एवं रासायनिक गुण होते हैं। तो सही बात है, अलग अलग तत्व रहेंगे तो उनके अलग द्रव्यमान होंगे, अलग रासायनिक गुण होंगे। और क्या कहते हैं ये कि परमाणु जो होती है वो अदृश्य कण है, अर्थात हम सच में नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और डाल्टन का कहना था कि जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो डाल्टन के अनुसार था कि जो परमाणु होता है उसको रासायनिक अभिक्रिया करने में नया निर्माण इसका या फिर इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, भले मर्ज हो सकता है। जैसे यौगिक बन रहा है, NaCl बन रहा है,
तो ये मर्ज हो रहा है, परंतु ये क्या हो रहा है, परमाणु इसमें रासायनिक अपक्रिया में नया निर्मित नहीं होगा, ना ही इसको नाइडर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड वाला कंसेप्ट डाल्टन जी मानते थे। उनके अनुसार ये चीजें था परमाणु के कंसेप्ट में। डाल्टन का सिद्धांत यह भी था कि मुख्यतः जो रासायनिक संयोजन होती है उस पर आधारित होती है, कि जो परमाणु होते हैं उसका या फिर डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत जो इन्होंने दिया, कि परमाणु सिद्धांत कोई रिसर्च के बेसिस पे ही लोग देते हैं, तो इन्होंने किस आधार पे ये सिद्धांत ये सारे दिए जो इन्होंने दिया है, तो ये रासायनिक जो संयोजन होती हैं, जब दो तत्व मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस आधार पे इन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया था। पदार्थ की प्रकृति पर डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिए थे। पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, तो ये जो मतलब चला आ रहा था बुनियादी सिद्धांत, जो चला आ रहा था सबको को पता था, उसी टाइप के इन्होंने कुछ सिद्धांत दिया था। अब उसके बाद रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल आता है। तो अब डाल्टन जी का इतना सारा सिद्धांत भी हो गया ना, 4-5 कितने हो गए, 5-6 बिंदु हो गए। अर्थात इसमें इन शॉर्ट क्या निकला, ये निचोड़ निकला इसका कि डाल्टन जी के अनुसार जो होती है कोई भी पदार्थ या तत्व उसका सबसे सूक्ष्मतम का परमाणु होता है। परमाणु को और खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता है। जब रासायनिक अपक्रिया होती है उसमें परमाणु जो होते हैं एक तो अदृश्य होते ही हैं, साथ में इनको न तो परमाणु अपक्रिया में नया क्रिएट किया जा सकता है और न ही इनको समाप्त किया जा सकता है। इसके अलावा डाल्टन जी का मानना था कि जो अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं उनके द्रव्यमान अलग अलग होती है, उनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। तो फिर रदरफोर्ड जी आए और इन्होंने बोला कि नहीं, आप डाल्टन जी आप थोड़ा गलत हैं, अब मेरा एक नया से हम दे रहे हैं मॉडल, अब मेरा मॉडल देखिए। ठीक, तो रदरफोर्ड और उनके जो विद्यार्थी थे हेंस गीगर थे और अर्नेस्ट मार्सडेन थे। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर, इनके तो छात्र जो थे और ये तो से गुरु थे, इन लोगों ने सोने की बहुत ही पतली मतलब सोना है, सोना को क्या किया कि बहुत पतला इन्होंने एक तरह से ऐसे मान लीजिए बहुत पतला प्लेट जैसा लिया। ठीक, और उस पे इन लोगों ने अल्फा कण, अब यहाँ से लोगों ने कर का क्या किया, इस पत्थर पे पतला जो पत्थर था इस पे अल्फा कणों का बौछार किया, और ये पत्थर था सोने का। और बौछार करने के बाद इन्होंने नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, क्योंकि इन्होंने देखा ना कि जब ये अल्फा कर इनके जा रहे हैं ना, तो ये बीच में जो जहाँ पे सेंटर है यहाँ पे नहीं, यहाँ से ऐसे मुड़ जा रहा था सारे के सारे इनके ऐसे। और तो इस आधार पे इन लोगों को लगा कि यहाँ पे तो कुछ हुआ है, अंदर में कुछ है, क्योंकि वो या तो सीधे उसमें से चल जा रहा है या फिर वो मोड़ दे रहा है। तो इन लोगों को पता चला कि नहीं, बीच में तो कुछ अलग भी है, पूरा एक जैसा नहीं बना हुआ है। कोई भी जो तत्व है, ये जो सोना है ये पूरा एक जैसा नहीं बना है, इसमें कुछ न कुछ पाया जा रहा है, नाभिक जैसा कुछ कंसेप्ट है। तो इसी आधार पर इन लोगों ने, रदरफोर्ड ने उनके छात्रों ने मिल करके कंसेप्ट दे दिया कि नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत कर दिए। तो नाभिकीय मॉडल के अनुसार क्या था कि जो परमाणु का धन आवेश था, अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित था। तो परमाणु का इन लोगों के अनुसार कि जो परमाणु, कोई भी परमाणु होती है, मान लीजिए एटम है, तो इसका मैक्सिमम जो धन आवेश होते हैं ना, मतलब कि पॉजिटिव जो चार्ज होती है, इसके क्षेत्र में एक केंद्र होती है, वहां पे सारे के सारे धन आवेश स्टोर होते हैं। तथा अधिकांश द्रव्यमान जो होती है एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होती है। वही पत्थर लोग मार मार के इन लोगों ने, मतलब जो रे है अल्फा कण है, उसको इन्होंने इसमें प्रहार करके समझा कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा धन चार्ज है, क्योंकि धन चार्ज के प्रति अल्फा कण का अलग भी है। परमाणु के इस अति अल्प भाग को ही रदरफोर्ड ने नाभिक कहा, क्योंकि इनको पता चल गया कि बहुत ही सूक्ष्म जो भाग है यहाँ पे कुछ तो है और कुछ तो क्या है कि धन आवेश है। और इनको नहीं पता था कि धन आवेश में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, क्या है, इनको नहीं पता था। इनको सिर्फ पता था कि यहाँ पे कुछ धन आवेश है, क्योंकि इन्होंने अल्फा कण वहां पे प्रहार किया था, इस प्रकार उन्होंने इसको नाभिक कह दिया। नोट करने वाला पॉइंट यहाँ पे ये है कि रदरफोर्ड ने गणना करके दिखाया कि नाभिक जो होती है उसका आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में बहुत ही कम, लगभग नगण्य होता है। ये पूरा परमाणु है, इसके अंदर एक छोटा सा क्या बच्चा है, तो इसका जो है आयतन बहुत ही कम होती है, नगण्य लगभग होती है। और इस जो परमाणु की त्रिज्या जो है, मान लीजिए कोई परमाणु है, उसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर है, जबकि नाभिक की त्रिज्या लगभग कितनी होगी, 10⁻⁻15 होगी।
तो परमाणु है, परमाणु के अंदर छोटा सा नाभिक है, तो परमाणु 10 के पावर माइनस 10 से बड़ा है तो उसका नाभिक कितना बड़ा होगा, तो और भी छोटा होगा, तो नाभिक हो जाएगा 10 के पावर माइनस 15 मीटर। और वहीं पे जो है परमाणु वो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। इससे क्वेश्चन आता है, इसको याद कर लेना है। और इन्होंने क्या कहा, और इन्होंने कहा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होती है वो वृत्ताकार पथों, जिन्हें कक्षा ऑर्बिट कहा जाता है, इसमें तेजी से घूमता है। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में घूमता है और इन पथों को ऑर्बिट या फिर कक्षा कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे नाभिक हो गया और इसको उन्होंने नाभिक बना लिया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, वृत्ताकार कक्षों में घूम रही है, ठीक। इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण की स्थिर विद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। चूंकि यहाँ पे देखिए निगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव है, तो पता है ना सबको कि निगेटिव और पॉजिटिव जब अपोजिट होते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होती है, और फिर जब सेम होते हैं दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर दोनों निगेटिव निगेटिव होंगे तो उसमें रिपल्शन होती है, विकर्षण होती है। तो चूंकि यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव का मैटर है तो यहाँ पे क्या होती है, इन दोनों के बीचों में आकर्षण होती है। और इसी आकर्षण का देन है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कहीं ऐसे घूमते घूमते भाग नहीं जाते हैं, क्योंकि एक कंसेप्ट है कि ऐसे अगर कोई चीज घूम रहा है तो एक समय आएगा जब ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा या फिर अपना कक्षा बदल लेगा। परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नाभिक है इसके अट्रैक्शन की वजह से ये इनसे बंधे हुए रहते हैं, संबंध रहते हैं। इसीलिए जो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको निकालना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि ये यहाँ से दूर होते हैं। परंतु कि जो सबसे नजदीक होता है अंदर नाभिक के, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा भी लगती है और फिर उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके आसपास के एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा आकर्षण से उनको खींचे रहता है, बांधे रहता है। रदरफोर्ड मॉडल का कंसेप्ट था तो वो तो अच्छा था ही, लेकिन उसमें फिर भी कुछ कुछ खामियां था, पूरी तरह से वो परमाणु की संरचना को कम्प्लीटली नहीं कर पाए थे एक्सप्लेन। तो रदरफोर्ड मॉडल में जो सबसे बड़ी खामी थी तो वो थी कि किसी परमाणु की जो अस्थायित्व है उसकी व्याख्या नहीं करता है। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो यह एक्सप्लेन नहीं करता है कि कोई परमाणु स्टेबल है या नहीं है, या फिर वो अनस्टेबल है। जो स्टेबिलिटी, जैसे कि उनके अनुसार हमारे जो परमाणु है तो स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये उन्होंने नहीं बताया था। और फिर इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे जिनके बारे में, डाल्टन के बारे में, उन्होंने इन पे ही नहीं, उनके अनुसार था कि परमाणु जो होती है वो अस्थाई होती है। परंतु चूंकि अब उसको तोड़ दिया गया, उसमें नाभिक को भी बता दिया गया, वो तो अविभाज्य भी बताए थे, लेकिन रदरफोर्ड ने भी यह नहीं बताया कि परमाणु अस्थाई होती है कि अस्थाई होती है, इन्होंने नहीं बताया। यह जो मॉडल है वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं करता है, सिर्फ यह नाभिक के बारे में बताया, जो है वहां पे प्लस चार्ज होती है इसके बारे में बताया, पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अर्थात इससे यह नहीं पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस प्रकार विद्यमान है और इनकी ऊर्जा क्या है। अर्थात जो नाभिक की संरचना था, मतलब जो रदरफोर्ड का था, उन्होंने कहाँ कुछ नाम लिया था, उन्होंने तो सिर्फ ये बोला कि यहाँ पे चलो धनावेश है और ये इसी से आकर्षण करके खींचा हुआ रहता है, पर इन्होंने कहाँ बताया कि ये चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो इनकी ऊर्जा क्या है, जो पहली सेल है तो इनकी क्या ऊर्जा है, लास्ट वाले की क्या ऊर्जा है, इन्होंने ये चीज नहीं बताया था। और फिर इन्होंने परमाणु क्रमांक या फिर एटॉमिक नंबर भी नहीं बताया, जैसे किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसको भी इन्होंने नहीं बताया था। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो किसी परमाणु के नाभिक में, और इनका ये दो ही था दोस्त, अब ये चीजें हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे। परमाणु क्रमांक क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, तो किसी तत्व की परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या है वो परमाणु क्रमांक कहलाती है। जबकि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उन दोनों को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होती है, तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। इसको याद कर लेना, VVI है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वी ट्रिपल आई इसको कर दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी भी पदार्थ के नाभिक में, उसकी परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। कक्षा क्या है, ऑर्बिट क्या है, तो नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार पथ को कक्षा या सेल कहते हैं। अब नाभिक के चारों ओर जहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं
इनको ही सेल कहा जाता है, कक्षा कहता है। और इन कक्षा की संख्या 7 है। जो सेल है इनकी संख्या 7 है। 7 के बाद जो है 118 ही तत्वों का खोज हो पाया है, तब उससे ज्यादा कहाँ से आएगा। तो इन सेलों की संख्या 7 होती है और इन कक्षा का नाम दे दिया गया है, के से शुरू होगा, KLMNOP, 7 को हुआ, 3 2 3 3 6 7। तो के से स्टार्ट होके क्यू तक इनको नाम दे दिया गया। यहाँ पे के इसको बोलेंगे LM, फिर आएगा N, फिर आएगा O, फिर आएगा P, ऐसे कर करके 7 को इनके सेल होते हैं। सब में नहीं होता है, मतलब लास्टली है बोला गया है कि जो सबसे बड़ा है पदार्थ परमाणु, उसमें इतनी होती है। तो इन जो कक्षा होती है उसका ऊर्जा का क्रम क्या होती है, इनमें आखिर ऊर्जाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे ये सोचना है कि जो आखिरी वाला क्यू जो सेल है इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा है और जो पहली सेल है के सेल है उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। क्यों होती है, जैसा अभी कुछ देर पहले हम लोग बोल रहे थे कि जो यहाँ पे नाभिक होती है ना, तो नाभिक की जो पास वाली सेल है उसका नाम तो के है, ठीक। तो चूंकि यह इसके अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा बंधी हुई रहती है, तो यह मतलब खुद का ऊर्जा नहीं ग्रहण कर सकती, खुद अपना रिलीज नहीं कर सकती है, क्योंकि इस पे तो हावी है यहाँ पे जो नाभिक है वो। लेकिन बाहरी जो सेल होते हैं उन पे नाभिक के ऊर्जा, मतलब नाभिक का जो अट्रैक्शन है उसका पावर कमजोर होता है। और चूंकि इसके ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला जो होती है वो क्वांटम नंबर की, जैसे कि एनर्जी मान लीजिए E से हम डिनोट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/n² के। अर्थात कहने का ये है n जहाँ पे क्या होती है नंबर ऑफ सेल, जैसे k है तो इसको 1 नाम देंगे, 2 3 4 5 6 7, तो 7 सेल हो गए, इसको नाम KLMN दे दिया गया। तो मान लीजिए हमको 5वां कक्षा का निकालना है, तो 1 बटा में है ना, तो अगर ये जितने बढ़ेगा इतने ही इसकी ऊर्जा क्या होगी। और यहाँ पे जो होता है ना 1/n² तो होता ही है, इसके अलावा इसको हम लोग एक बार हटा देते हैं, ठीक। देखिए इसका ऊर्जा का जो फॉर्मूला होती है वो क्या होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे में n² होती है। अर्थात कि यह n² के प्रोपोर्शनल है, परंतु निगेटिव में, इसको कह सकते हैं 1/n² के प्रोपोर्शनल है ऊर्जा, ठीक। तो चूंकि निगेटिव में है तो ये n का मान जितना ही बढ़ेगा, यहाँ पे 1 से भाग देंगे तो वैल्यू उतना ही कम होगा, लेकिन निगेटिव में है। तो चूंकि निगेटिव में है तो कुल मिला के क्या हो जाएगी, इसकी ऊर्जा यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी। मान लीजिए भागा दिया इस पे माइनस में 0 पॉइंट समथिंग कुछ आया, ठीक, उसे इधर बड़ा आया। तो इस प्रकार से हम लोग को इतना नहीं याद रखना है। हम लोग अगर समझ आ रहा है तो ठीक याद रखिए, अगर नहीं आ रहा तब से इतना याद रखिए कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, अर्थात n की मान जैसे जैसे बढ़ती है ऊर्जा भी वैसे वैसे बढ़ती है। n का मान 7 होगा सबसे ज्यादा ऊर्जा, n की मान 5 होगी तो सबसे ज्यादा थोड़ा सा इससे कम ऊर्जा होगी। तो नंबर जो होते हैं सेलों की संख्या जो होती है n जो होती है वो, उसके बढ़ने से इसकी ऊर्जा भी बढ़ती है। बोरी योजना के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 2n² के बराबर होती है, जहां n होती है कक्षा की संख्या, जो हम अभी बोली 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कक्षा की संख्या है। तो यहाँ पे बोरी के अनुसार क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी वो 2n² वैल्यू के बराबर होगी। कहने का अर्थ क्या है कि पहला जो सेल है, पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेगा चारों तरफ, तो 2n², n का मान 1 है तो 2 × 1² = 2। दूसरा सेल में मैक्सिमम कितना घूम सकता है, उससे कम हो सकता है, तो 2 × 2² अर्थात कि 8। तीसरा में कितना घूमेगा, तो 2 × 2⁻³ अर्थात 16। तो इसी प्रकार से हम लोग सेलों की मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाला जाता है। कहा भी जाता है कि 2 8 16 32 से कर करके इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ये बोरी के अनुसार था। नेक्स्ट है कि यदि इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रह करके अपनी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पर यदि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाना चाहता है, मतलब पास वाला है दूर जाना चाहता है, तो वह
ऊर्जा ग्रहण करेगी। ठीक है, इसकी विपरीत यदि इलेक्ट्रॉन दूर वाली कक्षा से नजदीक वाली कक्षा यानी केंद्र के नजदीक वाली कक्षा में आएगा तो ऊर्जा का त्याग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बाहर का ऊर्जा क्या मतलब, देखिए यहाँ पे ये केंद्र हो गया, ये बाहरी सेल हो गया। तो चूंकि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो बाहर की ऊर्जा ज्यादा है, तो अब अंदर वाला बाहर आएगा तो उसको ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तभी तो बाहर की ऊर्जा को मैच करेगा। और फिर अगर बाहर से अंदर जाएगा तो अंदर की ऊर्जा तो कम है, तो ये अपना ऊर्जा क्या करेगा? रिलीज करेगा, तभी तो इसकी ऊर्जा को मैच करेगा। ठीक, यही बात ये कह रहा है। अब उपकक्षा, सब ऑर्बिट या फिर सब सेल क्या होते हैं? कक्षा के अंतर्गत जो उपकक्षा होती है वो क्या होती है? तो प्रत्येक कक्षा की कई उपकक्षाएं होती हैं। ये तो मुख्य हो गया कक्षा। एक मिस्टेक हो गया था यहाँ पे कुछ देर पहले, मैं शायद तीसरी कक्षा के बारे में 2n² 2 का क्यूब बोल दी थी, पर ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो जाएगा 2 × n का मान तो 3 होगा ना, 3² = तितली के 9 और 9 18 इलेक्ट्रॉन होगा, तो तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 2n² जो फॉर्मूला होता है उसमें n जो होती है कक्षा की संख्या होती है, और यहाँ पर तीसरी कक्षा में 2 × 3² = एक सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3² = 18, यहाँ पे 2 × 2² = 8, यहाँ पे 2 × 1², यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4² हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 32 आ जाएंगे। ठीक, उपकक्षा या सब ऑर्बिट या सब सेल क्या होती है? तो प्रत्येक कक्षा की कई उपकक्षाएं होती हैं जिन्हें S-P-D-F आदि अक्षरों से निरूपित किया जाता है। जिस तरह से K-L-M-N से ऑर्बिट डिनोट हो रहा था, उसी प्रकार से उपकक्षाएं, हर कक्षा में बहुत सारी मतलब उपकक्षाएं होती हैं, तो उनको S-P-D-F से डिनोट किया जाता है, जो सबको पता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में भी ये कार्य काम आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कक्षा दिया हुआ है कि एक बॉक्स है K-L-M-N। ठीक, तो ये सारे हो गए कक्षा। यहाँ पे और भी हैं, PQ भी हैं, वो नहीं दिया हुआ है, तो बस जितना जरूरत है यहाँ पे दिया है K-L-M-N। और इसके अंदर उपकक्षाएं कैसे होंगी? तो यहाँ पे देखिए उपकक्षा 1, फिर 2 सेल है तो 2, 3 सेल है तो 3, 4 सेल है तो 4, अर्थात कि जो नंबर का सेल रहेगा उसमें उतनी ही उपकक्षाएं होंगी। अगर पहला सेल है तो पहला कक्षा, दूसरा है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा, चौथा है तो चौथा। उपकक्षाएं 4 उपकक्षाएं हैं। ठीक, तो पहला में 1 उपकक्षा, दूसरा में 2 उपकक्षा, तीसरा में 3 उपकक्षा, चौथा में 4 उपकक्षा, और इन चारों के नाम इस प्रकार हैं S-P-D-F। तो चूंकि पहला में 1 ही उपकक्षा है इसलिए पहला यहाँ का उपकक्षा था S, तो S हो गया। दूसरा में 2 है तो स्टार्टिंग के 2 SP, तीसरा में 3 है तो स्टार्टिंग से SP-D हो जाएगा, और चौथा में 4 है तो चारों के चारों SP-D-F हो जाएंगे। अब हमें देखना है कि इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन होती हैं। तो चूंकि हम लोग 2n² से तो यहाँ पे निकाला गया है कि टोटल इस जो कक्षा है कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 × 3², यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4², यहाँ पे 2 × 5² हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4² हो जाएगा। ठीक, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन हो गए तब ये इलेक्ट्रॉन उप कक्षाओं में डिस्ट्रीब्यूट है, सब सेलों में S-P-D-F के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो किस में कितनी डिस्ट्रीब्यूट होंगी? तो यहाँ पे जो S उपकक्षा है इसमें, और चूंकि इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम 8 है तो 8 रहेगा, लेकिन वह किस रूप में रहेगा? तो 2 रहेगा। उसके बाद यहाँ P जो है इसमें 6 रहेगा। क्यों रहेगा? जो P उपकक्षा है तो P उपकक्षा मैक्सिमम 6 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है। D उपकक्षा जो है, D उपकक्षा मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, और F उपकक्षा जो है मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इसको हम लोग को याद कर लेना है। तो यहाँ पे 2 तो रखेगा S इलेक्ट्रॉन, जो S उपकक्षा है 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा। P जो 6 रखेगा, और S यहाँ पे 2 था ही, P 6 था, यहाँ पे हो जाएगा S-P-D, तो S यहाँ पे 2, 6 हो जाएगा आपका P, और 10 हो जाएगा D का। यहाँ पे S-P-D-F है तो 2 इसका, 6 इसका, 10 इसका और 14 इसका। इस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 2, 6, 10, 14 करके इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब कक्षक क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होती है? तो नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज्यादा अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाई जाती है उसको
ऑर्बिटल या कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कक्षा होती है, उपकक्षा, तो इसको हम लोग अच्छे से समझे थे। तो इन कक्षा और उपकक्षा में कक्षकों की अधिकतम संख्या फिक्स होती है कि किसी भी कक्षा में कितने अधिकतम संख्या में रहेंगे ऑर्बिटल, उसकी नंबर फिक्स होती है, जो प्रत्येक कक्षा या उपकक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का आधा होता है। जितने इलेक्ट्रॉन है उसका आधा होता है। और इसको हम लोग ना यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोग यही समझेंगे ऑर्बिटल क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन रहते कैसे हैं, तो यहाँ पे एक बॉक्स जैसा रहता है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉनों का कैसे रहता है अरेंजमेंट, तो ऐसे बॉक्स रहता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे इस प्रकार से एक ही बॉक्स होगा, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बॉक्स होगा, क्योंकि एक ही जो ऑर्बिटल होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2। मैक्सिमम, मिनिमम में 1 और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही बॉक्स होगा, और इस बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक। यहाँ पे क्या है, एस है, तो एस में तो यहाँ पे एस हो गया, एस में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर है पी, तो पी में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, परंतु हमारे ऑर्बिटल के अनुसार क्या होना चाहिए, एक बॉक्स में 2 ही आना चाहिए। तो इसका मतलब हमें कितना बॉक्स बनाने का पड़ेगा, यहाँ पे 3, 1 2 3। तो 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर 3 में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ये कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए। तो ये हमारा जो है ना बॉक्स बना हुआ है, यही है ऑर्बिटल। तो ये एस बॉक्स हो गया, यहाँ पे पी बॉक्स हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया। तो चूंकि पी तो उपकक्षा है, तो इसके ऑर्बिटल में कितने बॉक्स हैं, तो 3। यहाँ पे इस कक्षा में कितने बॉक्स हैं, तो 1। इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या के उपकक्षा की इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा होता है। उसी प्रकार से जो डी है उपकक्षा, तो डी उपकक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे ऑर्बिटल की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका आधा 5 हो जाएगी, क्योंकि एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से एफ में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ऑर्बिटल निकालना हो तो कितना होगा बॉक्स की संख्या, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको बॉक्स से ही लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब है क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर क्या होती है। तो इसको हम लोग को वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, समाप्त कर देते हैं।